तो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक मज़दूर घर की गरीब लड़की है। वो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल लगती है, जो ईंट के भट्ठे पर काम करने को मजबूर हो जाती है। वहीं ईंट के भट्ठे के बगल वाले इलाके में एक खूबसूरत लड़का जो अमीर घराने का होता है, उस लड़की को देख के वो पागल हो जाता है और उस पर फिदा हो जाता है। आगे इस कहानी में सुनिए। सुनने से पहले अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में एक सेठ जी के पास 5 ईंटे के भट्ठे होते हैं। ईंटों के भट्ठों पर काम करने वालों की संख्या तकरीबन 5 से 600 से ज़्यादा होती है। इन मजदूरों में से एक नौजवान खूबसूरत लड़की जिसका नाम रचना होती है, वह अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके काम करने के लिए आती है। दोस्तों, वो लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा होशियार और मेहनती भी थी। दोस्तों, सभी मजदूर गांव से ही काम करने के लिए आते थे। रचना जब उनके साथ मिलकर काम के लिए करती है तो उन सब से अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। एक दिन सेठ जी का लड़का बाहर शहर से आता है और भट्ठे का मुआयना करने घूमने के लिए जाता है। भट्ठे पर पहुंचता है तो उसकी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। खूबसूरती देख के वो तो बेहोश हो जाता है और बस दिन रात उसी के ताक में लगा रहता है कि कब उससे बात हो जाए, कब से मुलाकात हो जाए। जिस वजह से रचना के माँ बाप की फ़िक्र बढ़ जाती है। वो परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि उनके अच्छे से मालूम था कि कुछ भी गलत हुआ तो इंजाम उन्हीं के ऊपर आएगा, जिनका अंजाम बहुत भयानक होगा। और आखिरकार ऐसा ही होता है जिसका डर उन्हें था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, जो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। सेठ जी का पूरा नाम सेठ धनराज सिंह होता है। इन भट्ठों से अलग उनके पास 300-400 बीघा खेती की ज़मीन भी थी। आसपास के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम, रुतबा, धन दौलत, शोहरत भी था। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। सब कुछ था उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की अलीगढ़ से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और लड़का, जिनका नाम असवीर सिंह होता है, इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई कर रहा था। असवीर BTech करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने के 40,000 रुपये मिलते हैं, जो सैलरी के रूप में दिया जाता है। तो एक दिन सेठ जी उनसे कहता है कि बेटा, ये प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और हमारा जो व्यापार है इसको संभालो, इससे आगे बढ़ाओ। यह असवीर अपने पिताजी के कहने पर जॉब छोड़ देता है और अपने घर वापस आ जाता है। बिजनेस देखने लगता है और ईंट भट्ठे के पास बने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है। एक दिन वह भट्ठे पर ऐसे ही चहल पहल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी ध्यान एक लड़की पर जाती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत रहती है और लड़की मिट्टी में पानी डाल उसे फावड़े से, जो कुल्हाड़ी होता है, उससे उलट पुलट रही थी और पैरों से मसल रही थी, जिससे वो ईंट बना सके। उसी में से लगी हुई थी। पसीना उसके बदन से पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत और धूप में काम में मन लगाए हुए थी। असवीर उसको देखता है तो बस एक नज़र देखते ही रह जाता है। पसीने से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और हाथ पैरों को धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो कोई और नहीं, रचना ही थी। जैसे ही रचना असवीर सिंह को देखता है तो वो मिट्टी से बाहर निकल पास ही अपने पड़े दुपट्टे को सर पर ओढ़ लेती है और कुछ देर रचना को देखने के बाद असवीर वहाँ से वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वह फिर से वहाँ जाता है। रचना वहीं मिट्टी को मसल रही थी, जिससे कि ईंटों को पाया बना जा सके। जैसे ही उसकी नज़र सेठ जी के बेटे पर पड़ती है तो फिर से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, रचना ही ऐसे अपने माँ बाप के साथ काम के हाथ बटाया करती थी। वह तीसरे दिन जब भट्ठे पर जाता है तो उसको रचना कहीं दिखाई नहीं देता। ना ही उनके माँ बाप भट्ठे पर होते हैं और ना ही रचना। वो पूरे भट्ठे का कोना कोना छान मारता है, लेकिन रचना कहीं नहीं दिखाई देता है। उदास होकर असवीर अपने ऑफिस लौटता है और काफ़ी थक चुका था, तो बस अपने ऑफिस की एसी चालू करता है और कुछ देर वहीं आराम करता है। शाम में वह फिर से रचना को देखने के लिए बाहर जाता है। खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तभी जगहों पर ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलती है। दोस्तों, 10 दिन वो ऐसे ही रोज़ाना आता है और उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाता है। 11वें दिन जब वह फिर से जाता है तो लड़की उसको वहीं काम करते हुए दिखाई दे जाती है। उसको देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि यार, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो रचना कहती कि कहीं नहीं, हम तो यहीं काम कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तो रोज़ाना यहाँ आता था, तुम तो मुझे दिखाई नहीं देती। इतने में वहाँ रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं और असवीर सिंह को प्रणाम नमस्ते करते हुए कहते हैं,
क्योंकि वो लोग जानते थे कि सेठ जी का बेटा उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो यश उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? तो रचना के पिताजी कहते हैं, छोटे मालिक हमें यहाँ 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। फिर वो रचना के बारे में जानकारी लेते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बिटिया है। यश कहता है कि बहुत ही मेहनती और बहुत लगन से काम करती है, पूरा करती है। यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं करती है और हमारे घर की लड़कियाँ तो आटा भी नहीं गूँथने पाती है, और फिर तो ये पूरा एक बोगी मिट्टी बेचारी अकेले मसलती है। तो उसके माँ बाप बोले कि हाँ छोटे मालिक, बहुत ही काम करती है, बहुत मेहनती है। तो यश कहता है कि आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद रचना यश को थैंक यू बोलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ को जब रचना के मम्मी पापा सुनते हैं तो उनको बहुत गर्व महसूस होता है, और वो बोलते हैं कि छोटे मालिक हमारी बिटिया पढ़ी लिखी भी है। ये बचपन से ही अपने नानी के घर रहती थी और वहाँ से 11वीं पास करके पढ़ी लिखी है। तब उसकी नानी की मृत्यु हो गई, जिसे हम वापस अपने घर बुला लिए। अब ये हमारे साथ ही रहती है और बस 1-2 साल में इनकी शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब रचना के माँ बाप ने उनकी तारीफ़ की बात, पढ़ाया लिखाया होशियार हो यश, उनसे पूछा तो कौन से सब्जेक्ट से तुमने अपने 11वीं की पास की है? तो रचना बोलती है मैंने साइंस मैथ से पढ़ाई की है। इतना सुनने के बाद यश हैरान हो जाता है और कहता है कि मैथ तो बड़ा मुश्किल और कठोर सब्जेक्ट है। तो रचना बोलती है हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथ। तो उसने बोला अच्छा, और फिर पूछता है कि तुम से टेबल आनी पहाड़े कहाँ तक आते हैं? तो रचना बोलती है कि 100 तक आते हैं। तो यश मुस्कुराते हुए बोलती है 100 मतलब 10 दहाई? 100 वाला तो बहुत बड़ा होता है, पूरा याद करता है तुम। दोस्तों, अगर आप किसी से कह दो कि मुझे 20 तक पहाड़े याद है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी क्लास लेते हुए ज़रूर कहेगा कि अच्छा 17 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। तो ऐसे ही यश ने उनसे फ़ौरन कहा कि अच्छा ठीक है 63 का सुनाओ, 65 का सुनाओ, 75 का सुनाओ। रचना फटाफट उसको पहाड़े सुनाती देती है और वो बस फ़ोन में कैलकुलेटर की करता जाता है। वो देख रहा था कि सही सुना रही है या गलत। दोस्तों, जब उसने एक पहाड़ा बिल्कुल सही सुनाया तो अचंभे में पड़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और फिर बोलता है कि क्या तुम ईंट भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो वो कहती है ईंट क्या चीज़ है, मैं तो पूरे भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। आप कहें तो चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूँगा, आप जहाँ रोज़ बैठते हो उस ऑफिस का निकाल दूँगा। मैं हर चीज़ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकती हूँ। यश भी पढ़ा लिखा था ही, उसने बातों को समझ जाता है और कुछ सवाल जवाब तो उनसे करता है बहुत ज़्यादा, वो इनसे इम्प्रेस ही हो जाता है। अब दोस्तों, रचना के माँ बाप भी वहाँ खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वह असवीर सिंह जी से पूछते हैं साहब कैसी है हमारी बिटिया, कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं? वो बोलता है कि क्या है बताएं चाचा जी, आपकी बेटिया तो बहुत टैलेंट है, आपकी समझ में शायद ये नहीं आएगा, लेकिन ये कोई भी इम्तिहान बड़ी आराम से पास भी कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी होशियार है, सचमुच ये बहुत ही अद्भुत है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोज़ाना उसके पास जाता है और घंटों से बातें करता रहता है। कुछ बात तो कभी कुछ, धीरे धीरे दोनों की आँखों में ही प्यार हो जाता है। अब 2-3 दिन के लिए असवीर अपनी बहन जो अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ से 3 दिन बाद वापस आता है। तो चौथे दिन भट्ठे पर जब पहुँचता है तो सीधा रचना के पास जाता है। आज रचना थोड़ा उदास सी दिख रही थी। फिर वो जब उसको देखती है तो खुश हो जाती है और पूछती है कि आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो उनसे बोला कि बताने की क्या आवश्यकता है? वो तो लड़की कहती है नहीं, यहाँ आपका कोई इंतज़ार कर रहा था। तो यश पूछता है कौन? तो उसने बोला कि थी कोई लड़की आपके यहाँ काम करने वाली मजदूर। वह समझ जाता है, बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम सचमुच मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो उसने बोला अच्छा, ऐसे तो मैं भी 10 दिन से इंतज़ार कर रहा था, तब तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहती है कि हम दूसरे भट्ठे पर भेज दिया गया था, वहाँ काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम वहाँ 10 दिन नहीं आए थे। तुम तो झूठ तो नहीं कह रही है, मैं यही थी। तो फिर यश भी बात बता देता है कि मैं अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी जो करनी है उसके लिए लड़का भी देखने जाना है। अभी कल या परसों तो रचना
कहती है कि आपकी शादी कब हो जाएगी? तो इस पर यश कहता है, मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। इतना सुनने के बाद रचना की आंखों में नम हो जाती है, मानो उसकी कोई अनमोल चीज़ उसे छीन ली हो किसी ने। अब यश उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसे पास जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। तो रचना कहती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो यश बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो ऐसे ही तुमसे बोल रहा था, मैंने तो बस मजाक मजाक में बोल दिया। रचना कहती है कि मैं कौन होती हूँ आपकी जो मेरी कसम खा रहे हैं आप। दोस्तों, यश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शायद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। अब इन दोनों को किसी बात की फिक्र ही नहीं रहती कि ये कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, कोई उनको देख रहा है या नहीं। और ये 2-3 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे से गले लगकर चिपके रहते हैं। तभी रचना की माँ का ईंट पाथने का समय हो जाता है, वो वहाँ आ रही थी और जब इन दोनों का इस हालत देखती है तो कुछ खटपट की आवाज़ करती है जिससे कि समझ जाए और एक दूसरे से अलग हो जाए। जैसे ही उन्हें आवाज़ की सुनाई देती है वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। रचना की माँ आती है और यश से कहती है, साहब आप यहाँ क्यों आए हो तेज़ धूप में? आप अपने ऑफिस चले जाओ, धूप में तो मज़दूर के साथ रहना ठीक नहीं है, आप अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाइए। दोस्तों, यश के वहाँ आने के बाद रचना की माँ उसकी बढ़िया से क्लास लेती है और उसको खबरदार करते हुए कहती है कि बिटिया देखो, ये बड़े लोग हैं, इनसे चक्कर में पड़ना सही नहीं है, ये बहुत ख़राब लोग होते हैं, हम तो इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर सेठ जी को इन सब बातों के बारे में भनक भी लग गई तो हम तीनों को जिंदा भट्ठे में झुकवा देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कोई अपनी नौजवानी बहू बेटी को लेकर नहीं आता है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि तुम पर हमें अटूट विश्वास था। लेकिन रचना, तुम इस तरह से करोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम इस तरह से अस्वीर से बात भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इन लोगों की ज़िंदगी अलग है और हमारी ज़िंदगी अलग है। तुम अपनी औकात में रहो बेटा, आगे से बिल्कुल सतर्क रहना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रचना ने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन इतनी फटकार के साथ उस पर रोक लगा दी गई, उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई। लेकिन यश का हौसला अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था और अपनी गाड़ी से बाज़ार जाता है और रचना के लिए नए गिफ्ट और कपड़े खरीदता है, उनको एक सूटकेस में रखता है और फिर अगली सुबह रचना के सामने पहुंच जाता है। रचना आज कुछ उदास थी और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रचना उनकी नहीं एक भी बात का जवाब देती है। फिर वो कहता है कि क्या बात है, कल जो तुम्हारे बीच हमारे बीच हुआ उसको लेकर कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो गई? ये देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ नए तोहफे लाए हैं। तो रचना उनसे गुस्से में बोलते हैं कि हम छोटे मालिक हैं, आप प्लीज़ मेरे पास मत आया करो। कल माँ ने हमें देख लिया था तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत डांट पड़ा। अगर आपके पिताजी इस बात से पता चल गया तो वो भी आपको जान से मार देंगे, हमको तो कुछ नहीं करेगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझसे बात मत कीजिए, यहाँ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। रचना की माँ ने उन्हें कल गले मिलते हुए देख लिया था और भी कहा जाता है कि और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि साहब हम गरीब आदमी हैं, आप हमारे पेट पर मत मारिए, हम 20 सालों से कड़ी मेहनत करके अपनी जीवन बिता रहे हैं, अगर बड़े मालिक को पता चल गया और हमारी खाल खिंचवा देंगे, नहीं सुनेंगे तो साहब आप मेहरबानी करके हमारी बिटिया का पीछा छोड़ दीजिए, बहुत ही गरीब आदमी हैं, हमारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है और आपके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। आपसे बार बार यही विनती करती हूँ कि जो कल आपसे मेरी बच्ची के साथ किया वो अब दोबारा कभी मत करना। फिर वह रोने लगती है। इतना सब सुनकर यश वहाँ से निराश होकर अपने ऑफिस लौट आता है। फिर रचना भी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि आज उसके प्यार का अंत हो चुका था। शाम को यश अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी वो उनसे कहता है कि पापा मुझे शादी करनी है। तो उसके पिताजी धनराज सिंह हंसते हुए कहता है कि तो बेटा कर लो शादी, कब तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो यश कहता है कि नहीं पापा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे शादी करनी ही है। तो धनराज सेठ कहते हैं कि तो बेटा हम भी तो मजाक नहीं कर रहे हैं, बताओ
कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? मैंने तो तुझसे पहले भी बोल दिया था कि ये लड़की को देखने की सिरदर्दी मुझे मत देना, अपना खुद ही देखकर हमें बता देना। तो इस पर वो शर्मिंदा करते हुए, हाँ पापा मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो गरीब परिवार से है। तो सेठ जी कहते हैं कि बेटा देखो, अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जो हम किसी से दहेज की मांग करेंगे। तू आगे बता कौन है वो? तो अस बोलता है कि पिताजी वो लड़की थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। तो धनराज जी कहते हैं बेटा, हमने तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, और इसलिए नहीं कि तुम किसी अनपढ़ लड़की को यहाँ ब्याह लाओ। तो यश कहता है कि पिताजी बिल्कुल अंगूठा ठेक नहीं है, 12वीं पास है, और जितनी पढ़ी है उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज उसके पास टैलेंट है। तो धनराज जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, और कोई भी ऐसी खास बात है उसमें तो बता दो, और हंसने लगते हैं। असवीर फिर कहता है पापा वो लड़की हमारे ईंट भट्ठे में काम करती है। यह बात सुनकर धनराज जी चौंक जाते हैं और तुरंत खड़े होकर बोलता है, ये कैसी बेहूदी बातें करते हो तुम? कौन से भट्ठे पर काम करती है वो? बोला कि जहाँ मैं ऑफिस बैठता हूँ उसी भट्ठे पर। अच्छा क्या नाम है उस लड़की का? तो बताता है कि पापा रचना नाम है उसका। तो धनराज सेठ कहते हैं अच्छा रचना, जो बालदेव की बिटिया है? तो ऐसा बोलता है कि पापा नाम तो आप तो नहीं जानते, मैं उसके पापा का, पर वो अपने माँ बाप के साथ ही वहाँ काम करती है। अब धनराज जी अपने मुंशी को फ़ोन लगाकर बोलता है कि तुरंत भट्ठे पर जाओ और बालदेव की पत्नी, उसकी बेटी, तीनों को मेरे घर तत्काल लेकर पहुँचो। दोस्तों घर से बवाल खड़ा हो जाता है। यश की माँ कहती है कि मैं तो शुरू से ही मना करती थी कि इसे भट्ठे पर मत भेजो, अब किसी से जादू टोना करके कुछ खिला दिया होगा। अब बताओ बोल रहा है कि भट्ठे वाली से ही शादी करेंगे। इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? इसको हमने शहर भेजा था पढ़ने के लिए, यहाँ से कोई लड़की पसंद नहीं आई और यहाँ भट्ठे पर मजदूरी करने वाली से शादी करेगा। अब धनराज जी गुस्से में बोलता है, अरे भगवान अब बस भी करो, कुछ देर शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। अब मुंशी भट्ठे पर पहुँचता है और उनसे बोलता है कि आप सभी को सेठ जी ने घर बुलाया है, मेरे साथ आप सेठ जी के घर चलो। अब वो समझ जाते हैं कि वहीं डर हुआ जिससे हमें डर था। रचना की माँ मुंशी के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहती है, मुंशी जी हमारी बिटिया को बचा लीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो मुंशी जी को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर वो मुंशी को सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि रचना कि इसमें कोई गलती नहीं है, छोटे मालिक खुद ही रोज़ाना इसके पास आते रहते थे। अब पता नहीं किसने सेठ को बता दिया, अब हमारा क्या होगा? वो मुंशी से कहता है कि हम लोगों को किसी तरह से बचा लीजिए, हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हम लोग ये छोटे गांव छोड़कर कहीं दूसरे जगह चल जाएंगे। तो मुंशी कहता है कि अरे यार तुम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, सोचो मेरा क्या होगा। सेठ जी मुझे ही छोटे मालिक की देखरेख के लिए बोला था, मेरी नाक के नीचे ही इतना बड़ा कांड हो गया, अब बस कहीं चलो तो हो जाएगा, देखो जाएगा। वो लोग जानने के लिए मना कर रहे थे। तो मुंशी जी कहते हैं कि यार जान से तो मार नहीं देंगे, और कौन सा तुम अकेले हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना, अगर जो भी सज़ा मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। दोस्तों अब ये चारों लोग रात में 11 बजे सेठ जी के कोठे पर पहुंचते हैं। सेठ जी के सामने पहुंचते ही रचना की माँ सेठ जी के पैरों पकड़ लेती है और बोलती है, मालिक मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो धनराज सेठ रचना के पिता की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यार बलदेव ज़रा अपनी पत्नी को उठाओ और चुप रहो सभी। फिर वो रचना से कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ आओ और बताओ तुम इससे प्रेम करती हो या तुमसे प्रेम करता है, बताओ सज़ा किसको देनी चाहिए। तो इस पर रचना बोल पड़ती है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, सारा गलती मेरी है। अब इधर अस कहता है कि नहीं पिताजी ये झूठ कहती है, गलती तो मेरा है, मैं इसके पास जाता था और बातचीत किया करता था, आप इसे कोई सज़ा नहीं दीजिए, ये लोग निर्दोष हैं। इतना सुनने के बाद सेठ जी धनराज हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो यही वो लड़की है, तुम देखो और बताओ सुंदर है कि नहीं। यश की माँ रचना को देखते हुए बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा काम हो गया, ये सुंदर के साथ साथ मेहनती और पढ़ी लिखी भी है, बालदेव जी के हर
और उनकी पत्नी। इन लोगों को मैं 20 सालों से अपने यहाँ काम के लिए देखता था और इनकी ईमानदारी और हमसे वफादारी बेमिसाल है। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भेदभाव नहीं है। मेरा अनुमान है कि रचना यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ सुखी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों को और क्या करना चाहिए? हमारा बच्चा खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब जो रचना के माँ बाप होते हैं वो सेठ जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ज़िंदगी भर आपके लिए मुफ्त में काम करते रहेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं, यार बलदेव तुम मेरे आज समधी बन चुके हो, तो बस बातें करो। दोस्तों इसके बीच रचना और यश की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और रचना भी अब अपने आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों सेठ धनराज सिंह और अश्वीर सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेठ जी क्यों इतनी जल्दी अपने बेटे की बात मान जाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जो राय है हमें बताइए दोस्तों। और आज की कहानी अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और आपसे एक ही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। एक नई कहानी के साथ आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।